अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में हम इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज़ की जिस एज को कवर करेंगे वो है रोमांटिसिज्म। तो आज का हमारा सेशन जो है वो रोमांटिक एज के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो रोमांटिसिज्म या जो रोमांटिक एज है ये बेसिकली आर्टिस्टिक और ये एक लिटरेरी और एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी जो सबसे पहले यूरोप में शुरू हुई और उसके बाद फिर जो है वो यूरोप से होते हुए जो इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड थी यानी ग्रेट ब्रिटेन, जिसमें स्कॉटलैंड, जिसमें वेल्श और आयरलैंड यानी जो भी इंग्लैंड के हिस्से थे, वहाँ तक ये फैली 18वीं सदी के आखिर में। तो रोमांटिक जो एज है या जो रोमांटिसिज्म है ये बेसिकली, आप अगर इसको हम यूं कहें कि ये जो क्लासिकल एज है, जिस तरह से रोमांटिक पोइट्री और क्लासिकल पोइट्री एक तरह से एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये बेसिकली एक चेंज थी। लेकिन ये नॉर्मल जो है वो रोमांटिक वर्ड जिस तरह उसकी लिटरल मीनिंग है वो नहीं है। यहाँ पे जो रोमांटिसिज्म इंग्लिश लिटरेचर में हम समझते हैं, तो ये एक आर्टिस्टिक, लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी जो यूरोप समेत इंग्लैंड में आई थी। तो जो रोमांटिक पीरियड है उसमें हुआ ये कि जो जो इंग्लैंड का जो यानी वहाँ पे जो मुआशरा था उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई और खुसूसन वेल्स में भी। सबसे पहले तो ये है कि जो देहात के जो लोग थे वो माइग्रेट हुए शहरों की तरफ, यानी इस तरह से डीपॉपुलेशन हुई कंट्री साइड में। जो देहात थे यानी जो रूरल एरिया से लोग थे वो माइग्रेट करके अर्बन एरिया में आए, और इसकी वजह जो है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जो वहाँ पे आया था। तो ये पीरियड जो रोमांटिसिज्म है ये 1750 से शुरू हुआ और ये 1850 पे ख़त्म हुआ, जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई 1850 में, और फिर वहाँ से आगे विक्टोरियन जो पीरियड है वो शुरू होता है। तो जैसा कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन और साथ में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जिसकी वजह से उनकी सोसाइटी में एक किस्म की जो है खासी रैपिड मूवमेंट थी कि लोग जो है वो माइग्रेट करके शहरों की तरफ आए और वहाँ पे उनको जो है वो फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जॉब्स मिली। तो ये एक तरह का यूं समझ लें कि एक बगावत थी, रिवॉल्ट था अगेंस्ट दी एरिस्टोक्रेटिक सोशल एंड पॉलिटिकल नॉर्म्स जो उस दौर के यानी ये तौर तरीके थे या जो रस्में वगैरह थी, तो उनके लिहाज से ये एक किस्म की बगावत थी। और ख़ास तौर पे एज ऑफ इनलाइटमेंट जो है उसके खिलाफ भी ये एक किस्म की बगावत थी, क्योंकि इसमें जो साइंटिफिक रेशनलाइजेशन है वो नेचर के अगेंस्ट था। तो ये जो एज है वहाँ पे एक किस्म की जो है कंडमनेशन थी, यानी जो साइंटिफिक रेशनलाइजेशन ऑफ नेचर है उसके अगेंस्ट खड़े हुए जितने भी ये बिलखुसूस जो रोमांटिक पोइट्स हैं वो। और इसके अलावा जो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसका भी काफ़ी ज़्यादा असर रहा बिलखुसूस जो रोमांटिक पोइट्स हैं उनके ऊपर, और उन्होंने जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन का असर जो है वो अपनी पोइट्री के ज़रिए या अपने और जो अदबी काम हैं उनके ज़रिए उन्होंने वो जाहिर भी किया काफ़ी हद तक। तो सबसे पहले अर्ली रोमांटिक पोइट्री है, तो अर्ली रोमांटिक पोइट्री में रॉबर्ट बर्न्स आते हैं। रॉबर्ट बर्न जो है इन्हें स्कॉटलैंड का नेशनल पोइट भी कहा जाता है, और रॉबर्ट बर्न्स को कहा जाता है कि ही इज़ द मोस्ट डिस्कस्ड पोइट आफ्टर शेक्सपियर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये पायनियर हैं रोमांटिक मूवमेंट के, अर्ली रोमांटिक मूवमेंट के, और इसी तरह से ये कल्चरल आइकन भी हैं यानी स्कॉटलैंड के। उसके अलावा फिर विलियम ब्लेक जो पोइट थे, पेंटर थे और प्रिंट मेकर थे। तो जब तक विलियम ब्लेक जिंदा रहे तो उसकी इतनी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस तो नहीं थी या उनका इतना ज़्यादा नाम नहीं था, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद जो है उसकी जो पोइट्री है और जो उसके विजुअल आर्ट्स हैं रोमांटिक एज के, उनको काफ़ी ज़्यादा सराहा गया। और आपको पता है कि विलियम ब्लेक जो है उसके सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो हैं वो काफ़ी मशहूर भी हैं और वो उसके यानी मास्टर पीसेस कहलाते हैं। तो विलियम ब्लेक के बाद जो है यूँ समझ लें कि जो जो रियल रोमांटिक पोइट्स हैं वो शुरू होते हैं, जिन्हें लेक पोइट्स कहा जाता है। तो इन लेक पोइट्स में वर्ड्सवर्थ जो सबसे बड़े हैं, उसके साथ फिर सैमुअल टेलर कोलरिज और इसी तरह से रॉबर्ट साउदी, थॉमस डी क्विंसी और वाल्टर स्कॉट। तो ये आते हैं जो अर्ली रोमांटिक पीरियड्स हैं या जो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ लेक पोइट्स है इन रोमांटिक पोइट्री।
ये जितने भी पोइट्स हैं, इन पोइट्स ने एक किस्म की यानी जो यूं समझ लें कि बगावत की जो क्लासिकल पोइट्री थी, क्योंकि क्लासिकल पोइट्री में हम देखते हैं किस्से और कहानियां जिसमें बादशाह, उमरा या दरबारी किस्से वगैरह होते थे, ज़्यादातर शायरी इन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती थी। और इसी तरह से फिर जिस तरह से यानी कोई खुतबे वगैरह होते थे या कोई जंगी कहानियां किस्से। लेकिन रोमांटिक एज में हम जो पोइट्री है उसका सब्जेक्ट बिल्कुल ही चेंज होता देखते हैं। और साथ में जो लैंग्वेज है, जो यानी एलिट क्लास की लैंग्वेज थी, वो इस एज में ख़त्म हुई। और यहाँ पे कॉमन मैन की जो लैंग्वेज है उसे जो है वो फोकस दिया गया। और ज़्यादातर जो पोइट्री लिखी गई वो इमेजिनेटिव बेसिस पे थी, क्योंकि इमेजिनेशन को साइंस के अगर हम जुमरे में देखते हैं तो साइंस एंड इमेजिनेशन एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी होते हैं। साइंस में इमेजिनेशन बिल्कुल भी नहीं होता। साइंस सेंसेस में बिलीव करता है, और इमेजिनेशन जो है वो एक अलग, उसे सुपर पावर कहा जाता है और उसे साइंस से ऊपर माना जाता है इन अ वे। क्योंकि इमेजिनेशन जो है वो एक किस्म का बिलीफ होता है, फैम बिलीफ। और इस वजह से जो यानी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको ज़्यादा अहमियत दी गई, और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी उसके ये पोइट्स जो हैं वो किसी हद तक अगेंस्ट थे। तो जो अर्ली रोमांटिक पोइट्स हैं उन्होंने यानी एक इमोशनलिज्म और इंट्रोस्पेक्शन की चेंज जो है वो इमर्ज की। और ये फर्स्ट रोमांटिक मैनिफेस्टो जो है इंग्लिश लिटरेचर में जो पब्लिश हुआ, वो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेंस है, जो कि 1798 में जो है वो पब्लिश हुआ। और इसमें दो पोइट्स के पोएम थे, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ के और सैमुअल टेलर कोलरिज के। तो ज़्यादातर इसमें जो पोएम्स हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं, सैमुअल टेलर कोलरिज के दो पोएम्स हैं इसमें। तो ये जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेंस से माना जाता है कि जो रोमांटिक एज है या जो रोमांटिसिज्म है वो असल में शुरू होता है विद द पब्लिकेशन ऑफ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेंस इन 1798, यानी 1798 में। इसके बाद फिर सेकंड जनरेशन ऑफ पोइट्स आती है। तो सेकंड जनरेशन ऑफ पोइट्स में लॉर्ड बायरन है, और इसके अलावा पर्सी बिश शेले हैं, और इसी तरह से फेलिसिया हेमंस हैं, और जॉन कीट्स हैं। लेकिन इनमें जो मशहूर पोइट्स हैं जो सेकंड जनरेशन के, उसमें लॉर्ड बायरन, पी शेले और जॉन कीट्स हैं। बायरन बेसिकली तो इन दो पोइट्स से यानी शेले से और कीट्स से तो काफ़ी मुख्तलिफ थे, यानी उनकी जो सब्जेक्ट हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। यानी ये एक किस्म का जो है वो बड़ा मुतासर थे जो बिलियन विट ऑफ पोप थी उस ज़माने में। और इसी तरह से ये एक किस्म के यानी अगेंस्ट में थे जो रोमांटिक कंटेम्प्रेरीज हैं उनसे। और बायरन को लकीली काफ़ी ज़्यादा शोहरत भी मिली, और वो किसी हद तक डोमिनेंट भी थे सेकंड ये जो यानी ग्रुप ऑफ पोइट्स है उस दौर में। बाद में फिर ज़्यादा शोहरत जो है वो कीट्स को भी मिली। और फिर आने वाले एजेस में हम देखते हैं कि शेले का भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो असर रहा, बिलखुसूस विक्टोरियन एज पे, और उसके बाद फिर मॉडर्निज्म में और फिर पोस्ट मॉडर्निज्म में भी। लेकिन जब जब तक ये रोमांटिसिज्म था तो उस दौर में लॉर्ड बायरन को बहुत ज़्यादा जो है वो यानी एक अहमियत थी या फोकियत थी बनस्बत जॉन कीट्स और शेले की। याद रखें कि लॉर्ड बायरन जो है वो ये पैदा हुए थे डीफॉर्म्ड फीट के साथ, यानी इसके पाँव जो है वो मुड़े हुए थे। तो ये अमूमन समटाइम्स पूछा भी जाता है, यानी एक एमसीक्यू भी आ जाता है कि व्हिच पोएट बॉर्न विद डीफॉर्म्ड फीट, तो वो लॉर्ड बायरन है। तो इसके अलावा बायरन जो है उसने काफ़ी ज़्यादा शोहरत भी जो है वो यानी अपने दौर में हासिल की। और अनडाउटली इसको माना जाता है कि ही वाज ग्रेटेस्ट जीनियस ऑफ द सेंचुरी, स्पेशली जो जो रोमांटिसिज्म था उस दौर में। शेले जो है उसको आमतौर पे याद किया जाता है, उसने ओड टू द वेस्टमैन लिखा था, और साथ में टू स्काई लॉक एक पोएम था, और उसके अलावा उन्होंने एक एलिजी लिखी थी एडोनिस, जो कि जॉन कीट्स की डेथ पे उन्होंने लिखी थी। और इसके अलावा जो उन्होंने एक ड्रामा लिखा था क्वीन मेब, और उसमें देखते हैं कि शेले जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा यानी असर था। और ये भी कहा जाता है कि फ्रेंच और जो ब्रिटिश जो जो रेवोल्यूशनरी इंटेलेक्चुअल्स थे जिन्होंने इनकलाब की बुनियाद रखी, तो शेले पे उनका असर काफ़ी ज़्यादा था। और कहा जाता है कि शेले जैसे उनका वारिस था, और शेले ने इनको ओन किया, जो ये रेवोल्यूशनरी इंटेलेक्चुअल्स थे जिन्होंने बुनियाद रखी थी फ्रेंच एंड ब्रिटिश रेवोल्यूशन की। तो शेले जो है फिर आगे जाके आइडियल भी हुआ, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया।
जो आने वाली जनरेशन्स थी विक्टोरियन एज में और फिर मॉडर्निज्म में और इसी तरह से फिर पोस्ट मॉडर्निज्म में, यानी प्री रैफेलेट पोइट्स जो हैं, जिस तरह से रॉबर्ट ब्राउनिंग थे और इस तरह से डांटे, गैब्रिएल रोसेटी थे और इसी तरह से विलियम बटलर ईट्स थे, तो इन पे जो है वो शेले का काफ़ी ज़्यादा असर हुआ। इसके अलावा जो जो मेरी शेले की जो सेकंड वाइफ यानी हैं वो पीबी शेले की, तो उन्होंने भी जो है वो काम किया था फ्रैंकेनस्टाइन, और वो भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ था रोमांटिक एज में। जॉन कीट्स, वो क्योंकि बेसिकली तो यानी ये रेडिकल यानी पॉलिटिक्स से हटके इन्होंने अपनी पोइट्री लिखी, और इसकी जो पोइट्री बेसिकली है वो सियासी नहीं थी, यानी उन्होंने सियासत से हटके सेंसियसनेस को और लव को ज़्यादा फोकस किया, या इसके पोइट्री के सब्जेक्ट्स जो हैं वो सेंसियसनेस और लव के इर्द गिर्द जो है वो, ये जो ब्यूटी है, जो नेचुरल ब्यूटी है लाइफ की, या ट्रांसाइंस ऑफ लाइफ जो है उसके इर्द गिर्द इसके पोइट्री के सब्जेक्ट्स घूमते हैं। तो शेले ने बेसिकली जो शोहरत पाई वो उनके ओड्स की वजह से। ओड को उर्दू में हम जिस तरह गज़ल होती है तो हम गज़ल को ओड कह सकते हैं। उन्होंने मशहूर ओड्स लिखी, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ग्रेशन एन और ओड टू ऑटम, काफ़ी शोहरत मिली कीट्स को। और कीट्स जो है कहा जाता है कि ये ग्रेटेस्ट पोइट होता अगर ये इतना जल्दी अगर इसकी डेथ ना होती। तो समटाइम्स कहा जाता है कि यानी कीट्स को कंपेयर किया जाता है विद शेक्सपियर के साथ, और ये कीट्स ने कहा था कि माय नेम विल बी रिटन ऑन वाटर आफ्टर माय डेथ। तो कीट्स की जो पोइट्री है, हालांकि शुरू शुरू में तो उसकी पोइट्री पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म भी आया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ फिर आने वाले अदवार में क्रिटिक्स ने कीट्स को जो है वो यानी कंसिडर किया कि वन ऑफ द ग्रेट पोइट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑफ ऑल द टाइम। इसके बाद फिर नावल है, रोमांटिक नावल। तो नावल में जिन लोगों के नाम हैं उनमें सर वाल्टर स्कॉट हैं, जो कि आयरिश नावलिस्ट हैं, और उन्होंने हिस्टोरिकल रोमांसेस वाले नावल्स लिखे, और इस तरह से उन्होंने इंस्पायर किया जो पेंटर्स की यानी जनरेशन थी और कंपोजर्स की जनरेशन थी और जो राइटर्स की जनरेशन थी पूरे यूरोप में। स्कॉट वाल्टर स्कॉट का जो नावल राइटिंग का करियर है वो शुरू होता है वेवरले से, जो उन्होंने 1840 में लिखा था, और हिस्टोरिकल नावल था ये पहला। इसके बाद फिर जेन ऑस्टिन। तो जेन ऑस्टिन ने आमतौर पे डोमेस्टिक या क्लासिकल या यूं समझ लें कि जो एक कॉमन सोशल लाइफ थी उसको उन्होंने फोकस किया, यानी नावल्स ऑफ सेंसिबिलिटी, उस पर उन्होंने ज़्यादातर काम किया। और जिस तरह फिर हम देखते हैं कि जिस तरह इसके नावल्स हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस और साथ में एमा, तो उनका जो प्लॉट्स है वो हम देखते हैं कि फंडामेंटली वो कॉमिक है, और उसमें हमें ये नज़र आता है कि ये बेसिकली प्लॉट जो है वो इर्द गिर्द घूमते हैं औरत की, उसकी शादी और साथ में उसकी जो सोशल स्टैंडिंग है उसकी सिक्योरिटी और फिर इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो होती है वुमेन की। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये बेसिकली फंडामेंटल यानी इश्यूज को जो है वो जेन ऑस्टिन ने फोकस किया, या जो जो कॉमन सोशल इश्यूज थे विद स्पेशल रिगार्ड टू वुमेन। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि रोमांटिसिज्म के असरात जो है वो अमेरिका तक गए, और अमेरिकन जो राइटर्स थे उन पे भी बिल्कुल इंग्लैंड रोमांटिक राइटर्स के जैसे ही असरात जो हैं वो मुरतब हुए। और अमेरिका क्योंकि आज़ाद हो चुका था 1775 में, तो इतना ज़्यादा वहाँ पे लिटरेचर जो है वो कॉमन नहीं था जितनी जो लिटरेचर अपनी जड़ें पकड़ चुका था इंग्लैंड में, तो अमेरिका में ये भी नया नया सिलसिला था। हार्डली कोई आप समझ लें कि कोई 35-30 साल बड़ी मुश्किल से उसको हुए थे, 20 से 30 साल उनकी आज़ादी को, तो इस वजह से उन्हें इतनी ज़्यादा शोहरत जो है वो नहीं मिली थी। तो बहरहाल गॉथिक लिटरेचर देखते हैं, और वाशिंगटन इर्विंग्स की जो राइटिंग्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा शोहरत मिली, बिलखुसूस जो उन्होंने काम किया द लेजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो और इसी तरह से रिप वैन विंकल। तो ये बेसिकली जो है उनमें हम देखते हैं पिक्चरिस्क और लोकल कलर एलिमेंट्स इन वाशिंगटन इर्विंग्स ऐसे एंड स्पेशली हिज ट्रेवल बुक्स। तो वहाँ पे हमें रोमांटिसिज्म की झलक आती है कि इन्होंने भी जो है वो नेचर को सपोर्ट किया एज कम्पेयर टू साइंस, यानी ये नेचुरल ब्यूटी में जो है वो बिलीव करते थे, जिस तरह हम देखते हैं कि रोमांटिसिज्म में जो इंग्लिश पोइट्स हैं, जो राइटर्स हैं, उन्होंने जिस तरह से यानी इस चीज़ को फोकस किया। और ये बेसिकली जो यानी मूवमेंट है रोमांटिसिज्म, इसने ओवरऑल इंग्लिश लिटरेचर पे यानी काफ़ी गहरे असरात जो है वो छोड़े, और एक किस्म का जो यानी जो अंग्रेज़ी अदब था उसकी जो डायमेंशन थी वो उन्होंने चेंज करके रख ली थी दोबारा से, और इंग्लिश लिटरेचर जो है वो फिर से यानी उसको
वो अहमियत मिलना शुरू हुई। वो कि ये साथ साथ चले, यानी साइंटिफिक एज भी थी, एज ऑफ डिस्कवरीज भी थी, साइंस में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स भी हो रही थी। तो इस वजह से, क्योंकि थिएटर और जो ड्रामा था वो उतनी ज़्यादा उसकी अहमियत यानी नहीं थी, कम होती जा रही थी इन अ वे, लेकिन रोमांटिक पोइट्स जो हैं उन्होंने फिर रिवाइव किया इंग्लिश लिटरेचर को, और इस वजह से फिर उन्होंने यूँ समझ लें कि नई बुनियाद रखी। खास तौर पे जो उन्होंने जो लैंग्वेज चेंज की, कॉमन मैन की लैंग्वेज में उन्होंने जो लिखा, तो उसके भी ज़्यादा काफ़ी यानी गहरे असरात मुरतब हुए, खुसूसन इंग्लिश सोसाइटी पे। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने रोमांटिसिज्म या रोमांटिक एज को कवर किया। आई होप कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सेशंस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करें, और इस हमारे चैनल को लाइक भी करें और इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इससे फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकें। तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो ख़त्म होता है। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। सो इट्स गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, सी यू देन।